नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो उपस्थित हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि संतान के बारे में। जो पहले इसके वीडियो हमने बनाया था जिसमें बताया था कि संतान कितने होंगे, संतान अगर नहीं हो कैसे जाने कि संतान हमारे हैं कुंडली में कि नहीं है। आज हम लोग ये जानेंगे कि संतान है तो वह कैसा संतान होगा, वो बुढ़ापा का सहारा होगा कि नहीं होगा, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा या क्रूर प्रवृत्ति का होगा, वो जो है हमारी बातों को मानेगा कि नहीं मानेगा, वो मेरा सहायता करेगा, सहयोग करेगा कि कहीं बाहर रहेगा, विदेश रहेगा। ये सारी बातें जो हमारी मन में उठती है अपने संतान के प्रति, वो सारी विषय आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि मेरी कुंडली में संतान है, फिर पूछ देते हैं कि कुंडली में संतान तो है, क्या ये मेरा सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। तो आज अपने कुंडली को आप खोल लें और ये जानें कि जो मैं बता रहा हूं कि आपकी संतान कैसे होंगे, कितने होंगे और क्या सहयोग करेंगे कि नहीं सहयोग करेंगे। तो इसके जानने से पहले एक मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कोई पास मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है तो वो चली जाए तुरंत। आपको दूसरी बात कि आप पूरे वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो फिर लाइक जरूर करें। अदरवाइज पसंद नहीं है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारी कमी को बता सकते हैं। तो आइए संतान के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो हम लोग जाने कि संतान भाव जानने के लिए पांचवें हाउस को देखना जरूरी होता है। पांचवें हाउस संतान के लिए ये हाउस बना ही है। यद्यपि यह बुद्धि का, विद्या का और बहुत सारी चीजों के लिए हाउस को देखा जाता है, लेकिन अभी लोग संतान के बारे में विचार कर रहे हैं तो पांचवें हाउस को देखेंगे कि पांचवा हाउस हमारे की स्थिति क्या है। अब हम लोग जाने कि किसी को कितनी संतानें हैं। अगर कोई पूछता है कि मेरी कुंडली में कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, तो आप इस कुंडली इसको देखिए पांचवें हाउस पर। पांचवें हाउस में कितने पुरुष ग्रह हैं। पुरुष ग्रह को जानने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बताया है कि पुरुष ग्रह जानने के लिए आपको बृहस्पति देव, सूर्य देव, मंगल देव ये पुरुष के लिस्ट में आते हैं, जबकि चंद्रमा और शुक्र को स्त्री ग्रह के रूप में माना गया है। चंद्रमा और शुक्र जब स्त्री ग्रह में है, बुध देव को नपुंसक ग्रह के रूप में मानी गई है। इसलिए नपुंसक ग्रह का मतलब ये नहीं कि उनसे संतान नहीं होगा। नपुंसक ग्रह का ये मतलब कि वो पोजीशन कैसे, किस राशि में बैठते हैं, जिस राशि में बैठता है वैसे वो स्वरूप ले लेते हैं। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकते हैं। तो अगर पुरुष ग्रह कितने ग्रह इस पे में बैठे हैं या कितने ग्रह की दृष्टि है पांचवें हाउस पर पुरुष ग्रह की, तो उससे के अनुसार आप कुंडली से गिन करके बता सकते हैं कि आपके कुंडली में कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी। ये तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग जाने पांचवें हाउस और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवें हाउस के साथ साथ 11वां हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है 11वां हाउस? इसलिए कि कोई भी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि मैंने 7वें हाउस से देखते हैं। 11वें हाउस से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 5वां हाउस 7वें स्थान पे आता है। तो 11वें हाउस में, और ये भी जानते हैं कि जो ग्रह जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा पावरफुल जहां देखते हैं वहां होते हैं। 7वीं दृष्टि उनकी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वे ग्रह जिनका हमने नाम रखा है, वो अगर यहाँ 11वें हाउस से जो ग्रह बैठेंगे वो भी इफेक्टेड करेंगे 5वें हाउस को। ठीक है, तो इसलिए 5वें हाउस के साथ 11वें हाउस को भी जानना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी के कुंडली में अगर कोई पूछता है कि संतान है कि नहीं है, तो यह मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 100 रुपये में बता देता हूं। 5वें हाउस को पहले देखिए। 5वें हाउस में कौन सी राशि बैठी है इसको देखिए। वो राशि स्वामी बैठे कहाँ है इसको देखिए। उनकी पर दृष्टि किसकी किसकी है उसको भी देखें। इसके अलावा 5वें हाउस पे कितने ग्रह की दृष्टि है इसको भी देखना जरूरी है। और इसके बाद अब
पांचवें हाउस की स्थिति जानने के बाद अब इतना जानिए कि पांचवें हाउस पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं या क्रूर ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह में कौन कौन आएंगे? सूर्य, मंगल, राहु और शनि। ये 4 ग्रह क्रूर ग्रह के स्थिति में आते हैं। अगर ये 4 ग्रह विच्छेदात्मक होते हैं, भी आपको जानते हैं, यानी 4 ग्रह में से कोई ग्रह इसमें बैठ गया तो संतान होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी संतान नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो रोगग्रस्त होते हैं। अगर मान लीजिए हो भी गए, रोगग्रस्त भी नहीं रहे, तो पिता से विच्छेद कराते हैं, संबंध को दूर रखते हैं। ये इतना तो जानेंगे आप। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि अगर पांचवें हाउस पर शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह में कौन कौन आते हैं? बृहस्पति शुभ ग्रह में आएंगे, शुक्र शुभ ग्रह में आएंगे, चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा नहीं, पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रह में आएंगे, और बुध देव को भी शुभ ग्रह में माना गया है। तो ये शुभ ग्रह वाले जो हैं, अगर वो 5वें घर में बैठे हैं या 5वीं दृष्टि है, तो ये समझिए कि उनको संतान होगा और अच्छा संतान होगा। संतान के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा बृहद वो है, ये विषय है। इसको हम लोग बहुत, मैं बता दूं, इसको जानने के लिए आपको इतना ही नहीं जानना है। अब इसको जानने के लिए आपको सूर्य को भी जानना होगा, सूर्य से 5वें स्थान को भी देखना है, चंद्रमा को जानना है, चंद्रमा से 5वीं स्थिति को भी देखनी है, और संतान के जो स्वामी हैं या संतान जिनके कारक हैं बृहस्पति देव, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको देखना ही है कि उनकी स्थिति क्या है, वो पीड़ित तो नहीं है, वो अस्त तो नहीं है, या बृहस्पति देव बैठे कहाँ हैं, दृष्टि कहाँ है। अब एक चीज और बता दे, बृहस्पति देव बड़े ही कमाल के हैं। बृहस्पति देव सारे शुभ स्थितियों को उन्हीं के पास है, क्योंकि अगर विद्या के भी कारक वही हैं, संतान के भी कारक वही हैं, बुद्धि के भी कारक वही हैं, ज्ञान के भी कारक वही हैं, धर्म के भी कारक वही हैं, और तो और कि विवाह के भी कारक वही हैं। तो बहुत सारी जितने शुभ, जितनी अच्छी चीजें हैं, सबके कारक बृहस्पति देव को माने। लेकिन बृहस्पति देव अगर 5वें हाउस में अकेले बैठ जाएं, या उच्च के होकर बैठ जाए, या अकेले बैठ जाए, तो संतान में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो 5 संतान के बारे में कहा गया है, ग्रंथों में बताया गया है कि बृहस्पति देव अगर किसी ग्रह के साथ बैठ गए 5वें हाउस में तो 5 संतान देते हैं। लेकिन अगर अकेले बैठ गए तो वो संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जो क्रूर ग्रहों को मैं बताया कि क्रूर ग्रह 5वें हाउस में बैठ जाएं या दृष्टि देखें तो बाधा उत्पन्न तो करते ही हैं। बृहस्पति देव अगर 5वें हाउस में बैठ जाएं तो भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इतना और जानिए कि ये पंचमेश, पंचम मतलब 5वें हाउस में बैठने वाले राशि के स्वामी अगर 6ठे हाउस में बैठ जाएं, 8वें हाउस में बैठ जाएं, या 12वें हाउस में बैठ जाएं, सॉरी 6ठे हाउस में बैठ जाएं, 8वें हाउस में बैठ जाएं जाकर के पंचमेश यानी 5वें हाउस के स्वामी, 5वें हाउस के स्वामी के, जैसे मान लीजिए हम लोग इसी को राशि मान लें, मेष राशि की कुंडली मान लें, तो 1 2 3 4 5वीं, अगर 5 अंक यहाँ पे है, कोई भी अंक हो सकता है, 6 7 8, तो उसके स्वामी, तो 5 के स्वामी सूर्य है, तो ये 5वें हाउस के स्वामी सूर्य मान लीजिए 6ठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए जाकर के, तो संतान में बाधा उत्पन्न हो जाता है। संतान नहीं होते हैं, संतान होंगे तो रोगी होंगे, रोगग्रस्त होंगे। अगर रोगग्रस्त भी नहीं हुए तो पिता से उनका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। यानी 6ठे हाउस में अगर 5वें हाउस, 5वें पंचमेश 5वें हाउस के स्वामी जाकर बैठ गए, वो संतान रोगी होगा और पिता उसके इलाज कराते करते परेशान रहेंगे। अगर 8वें हाउस में बैठ जाए तो पिता को अपमान कराना, पिता से विद्रोह करना, पिता से विवाद खड़ा करना उनकी एक हॉबी होगी। अगर 12वें हाउस में जाकर बैठ जाए यहाँ पे, तब भी संतान या तो नहीं होता है, होता है तो विदेश दूर रहता है पिता से।
पिता से दूर हो जाएगा, पिता के पास नहीं। लेकिन थोड़ी सी अंतर है, अगर 12वें हाउस शुभ ग्रह का अंक है, राशि है, तो संतान दूर भी रहेगा तो पिता का सहयोग करेगा। मान लीजिए विदेश में रह रहा है, वहां से पिता के लिए कुछ पैसा भेजेगा, सहयोग करेगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रह बैठ गए कि राशियां बैठ गई तो संतान पिता को पूछेगा भी नहीं, यानी बुढ़ापा की लाठी नहीं बनेगा वो। तो ये जानिए कि 5वें हाउस के स्वामी 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 12वें हाउस में बैठ जाए तो इसको खराब कहा गया है। इसके अलावा हम लोग को जानना है और अच्छे कहा होंगे, तो 5वें हाउस में अगर कोई शुभ ग्रह हो, अच्छा घर हो, अच्छा ग्रह हो, 5वें हाउस में अच्छा ग्रह हो राशि, ठीक है, तो और या कोई राशि अगर उठ करके यहां से धर्म भाव में बैठ जाए, मतलब 9वें हाउस में या 10वें हाउस में बैठा कर्म भाव में या धन भाव में बैठ जाए, ये बड़ी ही अच्छी मानी गई है। यानी ऐसी अगर किसी के कुंडली में पंचमेश 9, 10, 11 में जाकर बैठ गए तो समझिए कि वो संतान पिता के प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है, पिता के कर्म को बढ़ाने वाला होता है, पिता के धर्म को बढ़ाने वाला होता है, पिता के सहयोगी होता है, पिता के कार्य अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है। इसके बाद अगर 5वें हाउस जाकर दूसरे हाउस में बढ़ जाए तो संतान संपत्ति, पिता की संपत्ति को वृद्धि ही करता है, कमी नहीं करता है। पराक्रम में बैठ जाए, पराक्रमी बनाएगा, पिता के पराक्रम को बढ़ाएगा। चौथे हाउस जो सुख की हाउस है, ये कल छपट की भी हाउस है, ये जो है पारिवारिक कुटुंब की भी हाउस इसको माना गया है। तो इसलिए अगर यहां बैठता है तो अगर शुभ ग्रह है तब तो परिवार से प्रेम से रहेगा, अगर पाप ग्रह है तो परिवार से हमेशा अपने घर में झगड़ा झंझट करते रहेगा ये संतान, ऐसे होते हैं। तो हम लोग इतना जान गए कि ये 5वें हाउस में बैठने वाले ग्रह के बारे में, राशि के बारे में आप अध्ययन करें। 5वें हाउस में कौन सी राशि है, 5वें हाउस पर किस ग्रह की दृष्टि है, पंचमेश कहाँ बैठे हैं, पंचमेश की दृष्टि किसकी ग्रह की है, कौन सी बाधाएं हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं कि अब पुरुष और स्त्री, मैं शुरू में भी बताया था और भी बता रहा हूं कि संतान के बारे में जानने के लिए दाम्पत्य का जानना जरूरी होगा। दाम्पत्य यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली को जानना जरूरी होगा, क्योंकि एक कुंडली में हो सकता है कि संतान योग न हो, लेकिन दूसरी कुंडली में भी तो देखना होगा कि उसके कुंडली से स्थिति क्या है, ये देखना आपको जरूरी है। इसके बाद से अब जैसे मान लीजिए आप ही कुंडली है ये, तो आप 5वें और 9वें घर 11वें हाउस को देखेंगे ही। आप अगर लड़के के कैरेक्टर को जानना है, स्वभाव को जानना है, तो आप ये जानें कि वो बच्चा का स्वभाव आपके कैरेक्टर पर भी डिपेंड कर सकता है, आपकी माँ की, आपकी पत्नी के कैरेक्टर पर भी डिपेंड कर सकता है, आदि आपके पार्टनर के कैरेक्टर पर भी डिपेंड कर सकता है। तो बच्चा किस स्वभाव हो सकता है, दोनों में से किसी की परिवार में जब पैदा होगा तो स्वभाव तो उसको अपनाना है भाई। तो इसलिए फर्स्ट हाउस को देखना जरूरी है और साथ में कैरेक्टर को जानना है बच्चे का स्वभाव को कि आगे चल के बच्चा कैसा होगा। तो फर्स्ट हाउस को देखने के साथ साथ 7वें हाउस को भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये आप हैं तो ये आपके पार्टनर है, यानी पुरुष की कुंडली अगर है तो ये उसकी पत्नी की कुंडली, अगर ये पत्नी की कुंडली है तो यहाँ ये उसका पति का कुंडली होगा। तो यहाँ देखना जरूरी होगा दोनों का, और दोनों के कैरेक्टर को देखने के बाद, दोनों से उसकी मिलान करने के बाद आप पाएंगे कि बच्चा कैसा होगा। अब इसके बाद से हम लोग एक चीज और जान लें, व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए इस चीज को तो जानना जरूरी है। अब इसके बाद से हम लोग विवेचना जो कर रहे हैं संतान पर, यह बृहद विवेचना है, बहुत बड़ी। एक चीज आपको लास्ट जाते जाते मैं बता कर जाऊं कि संतान योग को जानने के लिए सप्तमांश कुंडली को भी जानना जरूरी होता है। सप्तमांश कुंडली को आप जब देखेंगे तो उसमें जो लग्न है
उस लग्न को भी देखा जाए। सप्तमांश कुंडली देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब भी कुंडली खोलेंगे, जो बनाए आपको कुंडली, या आप जो है अपने किसी भी ऑनलाइन से जब कुंडली देखते हैं तो उसमें सप्तमांश कुंडली होती है, उसके लग्न को देखिए, उस पर कौन सी ग्रह की दृष्टि है उसको भी देखें। सप्तमांश पर ऐसे ही मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इन सारी चीजों को देखने के साथ साथ मैं कहा कि पुरुष की कुंडली को देखनी है तो किस किस ग्रह को देखना होगा, तो पुरुष की कुंडली को देखनी है तो गुरु को देखना जरूरी है, साथ में सूर्य और मंगल को भी, शुक्र को भी देखना जरूरी होगा। सूर्य और शुक्र को भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि शुक्र क्या है, वीर्य है, और सूर्य तेज है। तो इन तीनों को जब देखेंगे और तब आकलन करेंगे कि आपके संतान कैसा होगा। मैंने कहा ना कि संतान जानने के लिए बहुत बड़ी टॉपिक है। संतान को जानने के लिए सूर्य को देखना जरूरी है, सूर्य से 5वीं बैठी राशि को देखनी जरूरी है, उसी प्रकार से चंद्रमा को भी देखना जरूरी है, चंद्रमा से 5वीं राशि को भी देखनी जरूरी है। तो पुरुष की कुंडली है तो हम लोग सूर्य को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे और बृहस्पति को देखेंगे। अगर स्त्री की कुंडली है तो हम लोग चंद्रमा को देखेंगे, मंगल को देखेंगे और बृहस्पति को देखेंगे। इन 3 ग्रहों को देखा जाएगा, इनकी स्थिति को देखी जाएगी, इनके पोजीशन को देखी जाएगी। क्या ये शुभ ग्रह के साथ हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, शुभ ग्रह पर इनका प्रभाव है, या क्या ये पाप ग्रह से दृष्ट हैं, अपने शत्रु घर राशि में बैठे हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद आप संतान योग के बारे में एक्सप्लेनेशन बड़ी प्रेम से कर सकते हैं कि किसी का कितने संतान होंगे, संतान होगा वो मजबूत होगा, संतान होगा वो सहयोगी होगा, संतान होगा कि नहीं होगा, संतान होगा तो बीमार रहेगा कि क्या होगा। इसके अलावा मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो शायद आपके अध्ययन करने से भी नहीं मिलेगा, कि आप अपने कुंडली को खोलिए और खोलने के बाद आप अपने बच्चे की कुंडली को भी देखिए। आप बच्चे के कुंडली में जो लग्न है, वो लग्न आपके इस कुंडली के किस भाव का लग्न है, का स्वामी है, उसका किस भाव का राशि जो उसके लग्न में बैठा है, समझ रहे हैं। मतलब आपके बच्चे के लग्न का राशि स्वामी, चाहे राशि जो लग्न में है, वो आपके किस भाव का है। अब अगर ये जान गए आप, तो आप जानिए कि आपका संतान उसी कार्य को आपको बढ़ाने के लिए आया है। ये जैसे ये आपकी कुंडली है, आपके बच्चे की कुंडली में लग्न, मान लीजिए मकर लग्न का कुंडली उसकी हो जाती है बच्चे का, यानी 10वें अंक। तो आप मकर लग्न की कुंडली अगर बच्चे का है तो इसमें देखेंगे 10 यहां लिखा है, कर्म भाव है, यानी आपके कर्म जो आपने जहां इंड किया है काम करने का, वहीं से वह बच्चा आपका वृद्धि करेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी ये कुंडली है, बच्चे का कुंडली वृश्चिक लग्न का है, यानी 8वां अंक, तो अगर उसकी लग्न वृश्चिक है तो ये मानकर चलिए वो 8वीं राशि में बैठा है, यानी आपके लिए वो नुकसानदायक है, यानी बच्चा आपके सहयोग नहीं करेगा, आपके साथ हमेशा शत्रु भाव से काम आएगा। ये सारी चीजें हैं जो देखनी है, और ये बहुत बृहद विवेचना है। इसको देखने के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली है, आपके बच्चे का जो है कन्या राशि है, लग्न है, सॉरी कन्या लग्न है, यानी 6ठा अंक है, 6 अंक। तो 6 अंक आपका क्या है, बीमारी रोग का है, यानी आपका बच्चा रोगग्रस्त होगा और आपसे रोग रिपु में, शत्रुता में रुपया बर्बाद कराएगा। ये चीज है जो आप अपने कुंडली से और अपने बच्चे कुंडली से मिलान करके देख सकते हैं कि आपका बच्चा आपका सहयोगी होगा कि नहीं होगा, आपका साथ देगा कि नहीं देगा, आपके साथ दूर रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि मान लीजिए आपका 5 12 भाग हट गया, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, विदेश चला जाएगा, आपका सहयोग नहीं करेगा, हो सकता है अगर क्रूर ग्रह है तो, नहीं तो वहां से कुछ रुपया बेच सकता है। ये मुझे करने का मतलब है। इस प्रकार से ये विषय तो बहुत बृहद है, फिर भी
मैं जितना बताने का प्रयास किया हूं, अगर आप लोगों को लगे कि मैं जो बताया हूं सही है, आप लोग मेरे कुंडली को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।